सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे कॉम्प्रिहेंशन में जो उपलक्षित पूछा जाता है और मर्म के बारे में पूछा जाता है, इन दोनों पर बातें करने जा रहा हूं। कॉम्प्रिहेंशन में उपलक्षित यानी कि इम्प्लाइड और मर्म। सच पूछे तो ये जो दोनों शब्द हैं, ये बहुत ही आसान से शब्द हैं, बहुत ही व्यावहारिक से शब्द हैं और इन शब्दों में ही इनके अर्थ निहित है। इसलिए बहुत विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डेफिनेटली इन पर कुछ बातें करना चाहूंगा। इम्प्लाइड, उपलक्षित, इसमें भी उप शब्द है। जैसे आपने उपनिगमन में उपशब्द सुना था, पढ़ा था, समझा था। उप यानी कि प्रधान नहीं, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ। जैसे आप पॉइंट्स देते हैं, पॉइंट के बाद आप उत्तर लिखते समय सब पॉइंट लिखते हैं, तो यह कुछ कुछ उसी तरह का है, उपलक्षित। यदि हम उपलक्षित के लिए कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करना चाहें हिंदी का ही, तो आप कर सकते हैं निहितार्थ, निहित अर्थ। यानी कि ये जो पूरा का पूरा वाक्य है या ये जो पूरा का पूरा परिच्छेद है, इसमें कौन सा अर्थ निहित है। अब देखिए, जब हम कह रहे हैं निहित है, इसका साफ मतलब है कि वो साफ तौर पर ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है। वो जो अर्थ है वो धरातल पर नहीं है, वो सतह पर नहीं है, वह अंदर कहीं छुपा हुआ है। उस छुपे हुए को आपको पकड़ना है। उसमें कौन सा संकेत दिया जा रहा है, और वो जो संकेत है वो किससे संबंधित है? अर्थ से संबंधित है। यानी कि ठीक है, वो कह तो यह रहा है, लेकिन इससे अर्थ क्या निकल रहा है? एक बहुत ही खूबसूरत गजल की एक लाइन है और जरूर आपने ये लाइन सुनी होगी। मैं सुनाता हूं, यहां सुनाता नहीं, पढ़ रहा हूं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। अब आप देखिए, हमारे सामने क्या है? मुस्कुराना। सामने वाला मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसका निहितार्थ क्या है? उसके अंदर छिपा हुआ क्या है? गम। देख रहे हैं आप? तो किसी की मुस्कुराहट को देख करके आप उसके गम को पकड़ सकें, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तो एक अलग किस्म की योग्यता चाहिए ना। तो उसने कैसे ये बात कह दी, सोच करके देखिए। उसको कैसे लगा? टोन में लगा होगा, आंखों को देख करके लगा होगा कि ठीक है, शब्दों में तो मुस्कुराहट शब्द है और बकायदे जो बोल रही है उसमें भी मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, लेकिन आंखों में मुस्कुराहट नहीं झलक रही है। आंखों में उदासी है, आंखों में निराशा है, आंखों में अवसाद है। तो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? हाव भाव से। इसे कहते हैं हम निहितार्थ। इसमें देखिए, जो लक्षित शब्द है, लक्षित शब्द के दो अर्थ हैं। एक, लक्ष्य। लक्ष्य मतलब उद्देश्य, कि ठीक है, लिखा तो ये गया है, लेकिन इससे कौन सा सही उद्देश्य पकड़ में आ रहा है, उपलक्ष्य। दूसरा, लक्ष्य का मतलब दिखाई देना भी होता है। ठीक है, दिखाई तो ये दे रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं वह दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे अर्थ क्या निकल रहा है, राइट? उसमें छिपा हुआ दूसरा दृश्य कौन सा है? तो उसे हम कहते हैं लक्षित, उपलक्षित, इम्प्लाइड, जिसे हिंदी में आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं निहितार्थ। मैं यहां आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि परीक्षा में कुछ ऐसे परिच्छेद थे जिनमें उपलक्षित शब्द की जगह पर हिंदी में निहितार्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। इसीलिए वहां जाकर के आप परेशान मत होइएगा कि अरे हमने तो उपलक्षित शब्द पढ़ा था, उसी की व्याख्या हमको मालूम है, और यहां पूछ लिया गया है निहितार्थ। दोनों का मतलब बिल्कुल एक ही है दोस्तों, और इसीलिए मैं इन शब्दों के अर्थ बताने में, समझाने में आप सबसे इतना वक्त मांग रहा हूं। आप सबका बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त, बहुत ही महंगा वक्त ले रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे लगता है कि ऐसा किया जाना जरूरी है। आप किसी से बातचीत करते हो, ठीक है, बातचीत करने में देखिए पता नहीं क्या बातें हो रही हैं, लेकिन उससे आपको कुछ ऐसा अंदाजा लगता है कि ये मुझे झूठा समझ रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, बात कुछ बन नहीं रही है। आपको ऐसा लगता है ना? तो बस वो यही तो है, इम्प्लाइड है कि जो ऊपर है वह सही नहीं है, सही को आपको पकड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह है उपलक्ष्य। देखिए, अभी मैंने जितने शब्दों के बारे में अलग अलग अपने लेक्चर में आप सबके सामने अपनी व्याख्या रखी है, वे कौन कौन से शब्द थे? अनुगत यानी कि इन्फर, पूर्वधारणा यानी कि एजम्पशन, कोरोलरी
उपनिगमन और उपलक्षित इम्प्लाइड। अब मैं अंतिम शब्द पर आता हूं और वह है मर्म। ये मर्म क्या है? आपको ध्यान होगा कि जब मैंने अपने इस सीरीज की शुरुआत की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपनी प्रैक्टिस कैसे करेंगे इसके बारे में। और प्रैक्टिस करते समय जो मैंने पहली चीज पकड़ने की बात कही थी उसमें आप सबसे कहा था कि आप पूरे के पूरे अंश को पढ़ने के बाद सबसे पहले उसके सार को पकड़ने की कोशिश करें। इसका सार क्या है, यानी कि इसका मर्म क्या है, यानी कि इस पूरे के पूरे अंश में कौन सी सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है। क्या आपको याद है? हो सकता है कि चलिए आपने वो लेक्चर नहीं सुना हो, लेकिन बहुत बेहतर होता यदि आप शुरू से सारी सीरीज आपने सुनी होती, तब आपकी पकड़ ज्यादा अच्छी होती। और यदि आपने सच में इस सीरीज के सारे लेक्चर्स नहीं सुने हों तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप उन्हें सुन ले, यूट्यूब पर वो अवेलेबल है। सार यानी कि जो पूरा का पूरा अंश है, इस अंश में कौन सी बात कही गई है। आप कभी कभी जब उत्तर लिखते हैं ना, और यहां तक कि बातचीत जब करते हैं, तो आपको ध्यान होगा कि उत्तर लिखते समय आखिरी पैरा में आप लिखते हैं कि कहने का अर्थ यह है कि, लिखते हैं ना। इसका मतलब है कि ऊपर आप 150-200 शब्द लिख आए हैं, अब आप बता रहे हैं कि कहने का अर्थ यह है कि, यानी कि अब जो मैं लिख रहा हूं इस लिखे हुए को सिद्ध मैंने ऊपर किया है। ऊपर जितनी भी बातें मैंने कही हैं दरअसल अपनी इसी बात को सिद्ध करने के लिए, या यूं कह लीजिए कि एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। बातचीत में भी हम कहते हैं ना, नहीं 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 मेरे कहने का मतलब ये है, नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, आपने मुझे गलत समझा। यानी कि वह आपके सार को, आपके कहने के मर्म को पकड़ नहीं पा रहा है और आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का अर्थ यह था। यही है दोस्तों मर्म, यानी कि एग्जैक्ट पर्पस, उसका बिल्कुल सही सही मतलब क्या था, वो क्या कहना चाह रहा था, चाहे वो लिखकर हो चाहे वो बोलकर हो। पिछले साल के पेपर में सार यानी कि मर्म से जुड़े हुए प्रश्न बहुत सारे पूछे गए। ज्यादातर प्रश्न मर्म और सार से जुड़े हुए थे। अगर मैं कह रहा हूं मर्म और सार से, मतलब दोनों एक ही है। मैं यहां इस तरह के जो कुछ वाक्य प्रयोग में लाए गए थे मर्म और सार से जुड़े हुए, यहां आपको सुनाना चाहूंगा ताकि आपके दिमाग में किसी तरह का कोई भ्रम न रह जाए। ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के ही वाक्य हैं। मैं पूरा पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, मैं उन अंशों को पढ़ रहा हूं जहां से मेरी बात आपको स्पष्ट हो सकेगी। देखिए, कई प्रश्नों में यह कहा गया कि लेखक द्वारा व्यक्त निर्णायक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। अब आप देखिए कि यहां किस शब्द का प्रयोग किया है, निर्णायक संदेश। ये भी मर्म है, ये भी सार है, यानी कि इसमें वह क्या कहना चाह रहा है, क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। एक और वाक्य देखिए, इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। इस परिच्छेद के मर्म को, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। मैं सर्वोत्तम की व्याख्या बाद में करूंगा, अभी हम लोग केवल इससे जुड़े हुए जो वाक्य हैं उन्हें देख लेते हैं। यहां देखिए सीधे सीधे मर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। एक और वाक्य देखिए, निहितार्थ को कौन सा एक कथन सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। यहां देखिए जो निहितार्थ है वो मैसेज से जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन इसे हम इम्प्लाइड में मान करके चलेंगे, है ना, उपलक्षित में मान करके चलेंगे। यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कभी कभी जब आप अंश को पढ़ेंगे तो निहितार्थ यानी कि उपलक्षित और मर्म, इन दोनों में आपको भ्रम पैदा हो सकता है, लेकिन ऐसे स्थान पर आप रुकिएगा मत। जो भी आपके पकड़ में आ जाए आप उस पर निशान लगा दीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100% आप सही ही होंगे, बशर्ते कि आपने मर्म को अच्छे तरीके से पकड़ लिया हो। यहाँ निहितार्थ का भी अर्थ लगभग लगभग वही निकलेगा जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, और इसीलिए इन दोनों शब्दों को मैंने एक साथ रखा भी है, निहितार्थ और मर्म। चलिए एक और वाक्य देख लेते हैं, अंतिम वाक्य, कौन सा एक, यानी कि नीचे विकल्प दिए गए हैं, उसके लिए कह रहे हैं कौन सा एक राज्य के पास लक्ष्य को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है। परिच्छेद होगा, परिच्छेद में राज्य के कुछ उद्देश्य दिए होंगे, कुछ लक्ष्य दिए होंगे, तो कह रहा है कि कौन सा एक राज्य के पास
लक्ष्य को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है। लक्ष्य को, यह भी हो गया ना, उपलक्षित, लक्ष्य, मर्म। मेरी समझ से क्लियर हो गया होगा। लक्ष्य भी क्या है? उद्देश्य है। तो यहां भी आप मर्म और सार ही मान करके चले। होगा ये कि जब इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो जो स्वरूप होगा आपके पैसेज का वो थोड़ा सा बदल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से जो शब्द पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उन सब की मैंने आप सबसे बहुत विस्तार के साथ चर्चा की है और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आपके अंदर एक नई दृष्टि पैदा हुई होगी। तो दोस्तों, आज बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।